अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब इधर आ जाएं। आज आप लोगों को मैं ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल के हमने इससे पहले हॉरिजॉन्टल रॉज यानी कि पीरियड्स को डिस्कस कर लिया। अब तक आपको ये पता होना चाहिए, मैं को एक रिव्यू दे रहा हूँ, पीरियड कितने होते हैं। टोटल 7 है। 7 हॉरिजॉन्टल रॉज को आप पीरियड्स कहते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अप टिल 7 तक आपको पूरा डिटेल पता चल गई कि फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट है, सेकंड शॉर्ट है, थर्ड भी शॉर्ट है, फिर उसके बाद लॉन्ग आता है, फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट आता है और एंड में इनकम्प्लीट आता है। कौन से पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पिछले टॉपिक में पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स की। तो पहले हॉरिजॉन्टल रॉज थी, रॉज का मतलब पीरियड। अब यहाँ पर वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम का मतलब ग्रुप। तो ग्रुप आपके पास टोटल जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है, जितने भी वर्टिकल कॉलम है, ये सब ग्रुप कहलाते हैं। मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल आया था, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो वो बेसिकली मेंडलीव ही। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये अलग अलग सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी नहीं हुआ करते थे, एक ही ग्रुप होता था। और उसी ग्रुप के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट और सिंपल नॉर्मल एलिमेंट सब होते थे। तो उसमें नंबर ऑफ रॉज यानी कि पीरियड्स की तादाद ज्यादा थी, उसके अंदर तकरीबन 18 पीरियड्स हुआ करते थे। लेकिन जब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और उसको रीअरेंज किया, अब उसके दो ग्रुप्स बना दिए, एक ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप ए आपके पास ये दो कॉलम और इधर के बकिया 6 कॉलम्स हैं, ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए को हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको हम मेन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल के मेन एलिमेंट्स ग्रुप ए के अंदर हैं। मेन एलिमेंट्स को हम नॉर्मल, जो आपके नॉर्मल है वो भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा सब ग्रुप है, ग्रुप को हमने डिवाइड किया दो में, एक में ए कहा, दूसरे को बी कहा। जो दूसरा है बी ग्रुप, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपने पढ़ लिए, दो टाइप के हैं, एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल फिल होता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिसमें एफ ऑर्बिटल फिल होता है। तो आपके ये दोनों फर्क था, ये सारा काम पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपके ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप सबसे पहले आपको देखते ही पीरियोडिक टेबल को नजर आता है। अब मैं साथ में आपकी किताब को लेके चल रहा हूँ, पहले किताब को लेके चलूंगा और कुछ पॉइंट्स आपके नोट्स के वो साथ साथ हम कवर करेंगे। तो बहरहाल आपके पास जो ग्रुप है, ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए में सबसे पहले 1A, फिर उसके बाद 2A। 2A के बाद आपके एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2A के बाद स्टार्ट होता है 3B। तो यहाँ पर आपके पास, अगर इधर मैं जो यहाँ पर डायग्राम बनाई है मैंने रफ सी, तो ये आपके पास 1A है, ये आपके 2A है, और 2A के बाद 3A नहीं आता बल्कि आता है 3B। 3B के बाद ये आता है 8B। 8B के टोटल 3 कॉलम है, एक, दो, ये एक हुआ, ये दो, और ये 3 कॉलम 8B के हैं। ये तीनों 8B के कॉलम आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आएंगे। फिर उसके बाद 8B के बाद आता है 1B, और उसके बाद आता है 2B। 2B के बाद स्टार्ट होता है 3A। 3A के बाद फिर आप जाते हैं, लास्ट आता है 7A, और सबसे आखिर में आता है 8A। ये आपका पीरियोडिक टेबल मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रुप ए की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, सब ग्रुप ए की। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट ये हाइड्रोजन से होता है। तो हाइड्रोजन, ऑल्दो हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, बाकी सारे इसके बाद मेटल हैं, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, फिर आपके पास लिथियम के बाद आता है सोडियम, फिर पोटेशियम एंड सो ऑन। अभी मैं ये सारे बताऊंगा एलिमेंट्स। ग्रुप 8A में स्टार्ट होता है हीलियम से, और फिर आपके पास नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन, ये भी एक लिस्ट चलती है। जितने भी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं आप देखेंगे इनके वैलेंसी +1 होती है, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है।
जितने भी 2a के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी +2 होती है। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 3a की बात करूं तो 3a में आपके पास +3। 4 की बात करूं तो 4a में आपके पास +4 भी है, -4 भी है। 5a की बात करूं, ऑल दो वैलेंसी -3 है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इनको जबरदस्ती देने पड़े तो दे भी सकते हैं। 6a की बात अगर करें तो इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी इनकी -2 होती है। इस वजह से बजाय अपने 6 इलेक्ट्रॉन देने के ये कोशिश करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, इस वजह से -2। और यहाँ पर इनकी वैलेंसी -1 7a की, इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और ग्रुप 8 जो है उसमें क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि ये स्टेबल हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 8a के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ये स्टेबल हैं इस वजह से ये कोई भी वैलेंसी शो नहीं करते, और इनकी वैलेंसी 0 है। जाहिर है 0 का मतलब क्या है, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना इलेक्ट्रॉन लेना है। तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, स्टेबल है, इनको जरूरत ही नहीं है। और जब जरूरत ही नहीं है तो ये किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं करते। बहरहाल ये आपके कहलाए जाते हैं 8 एलिमेंट्स या जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप भी कहते हैं इनको। अब हम बात कर रहे हैं आपके पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के ऊपर। पहले जो आपकी किताब के अंदर चीजें लिखी हैं उसके ऊपर बात करूं, फिर आपके नोट्स भी साथ साथ जो पॉइंट्स हैं वो लेके चलूंगा। बहरहाल ग्रुप्स क्या हैं, वर्टिकल कॉलम्स। ग्रुप क्या है पीरियोडिक टेबल के, वर्टिकल कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, इनको ग्रुप कहा जाता है। अब जो ग्रुप है मैंने कहा कि सबकी वैलेंसी +1 है। इसका मतलब क्या कि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम है आउटर मोस्ट शेल की। तमाम के तमाम एलिमेंट जितने भी जिस ग्रुप में आ रहे हैं 1a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से 3a एलिमेंट है, 3a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल की सिमिलर है सबकी। तो आपके जो एलिमेंट जितने भी एक ग्रुप में रखे गए वो इस तरीके से रखे गए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल की सबकी सेम होगी, और उसकी वजह से सबकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। आपने पढ़ रखा था पीछे आइसोटोप्स के टॉपिक में पिछले चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आपके जो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह वो रिप्रेजेंट करता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी कुछ पढ़ा था। तो इन सबके इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम है तो ये मोस्टली प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल दोनों सेम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन केमिकल और फिजिकल लाजमी नहीं है केमिकल सेम हो, फिजिकल कुछ हद तक सेम होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इतना कोई हम कॉम्पैक्ट लिमिटेड नहीं कर रहे, और भी बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं चाहे केमिकल हो फिजिकल हो। और एक ग्रुप का मतलब ही यह है कि सबकी वैलेंसी सेम होगी। तो जितने भी एक ग्रुप के एलिमेंट है सबकी वैलेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है। ये बात हो रही है ग्रुप ए की। ग्रुप बी में ऐसा नहीं है, ग्रुप बी के अंदर डिफरेंस है। तो बहरहाल आपके जो एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर हैं, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि आपके जो ग्रुप है ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। या ये जुमला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या जो आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, सिर्फ इस 8a की वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहाँ पर होना चाहिए कि एक ग्रुप में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम रखते हैं, जुमला ये होना चाहिए। तो बजाय बैलेंस शेल कहें या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहें, आप इनको कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो ग्रुप 8 भी है। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स आउटर मोस्ट शेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इनका बैलेंस नहीं है, खाली नहीं है, इस वजह से इस ग्रुप के लिए ये बात, ये जुमला गलत हो जाता है। तो मैं इसमें करेक्शन आपको करवा देता हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर आना चाहिए बजाय वैलेंस शेल के। ऑल्दो किताब ने ये कहा हुआ है तो हम इसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन मेरे मुताबिक ये गलत है, क्योंकि आपका ग्रुप 8a में ये बैलेंस शेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। बैलेंस का मतलब खाली, बैलेंस शेल का मतलब खाली शेल, खाली शेल है ही नहीं ग्रुप 8 के पास। बहरहाल क्लासिफिकेशन मैंने बता दी, दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में जो ग्रुप ए है हमारा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल, या नॉर्मल के बजाय हम इनको मेन
मेन के बजाय जो ज्यादातर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यूज किया जाता है। तो जो ग्रुप ए है हमारे पास वो मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं ये क्या हैं, वो एलिमेंट जिनके पास इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होता है उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अगेन वही बात, एक ग्रुप ऐसा भी है जो कंप्लीट शेल रखता है। तो बहरहाल रिप्रेजेंटेटिव में क्योंकि ज्यादातर आपके बैलेंस शेल वाले हैं तो ये बात कह सकते हैं, चलें इनको दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको अवॉइड करें। अब जो ग्रुप बी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अच्छा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में फर्क क्या है? मैंने कहा ग्रुप ए जो है वो आपके जितने भी, अगर हम एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की बात करें तो एस या पी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। ग्रुप बी जितने भी हैं वो आपके डी और एफ में फिल होते हैं। डी ऑर्बिटल में कोई आएगा तो इसका मतलब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। और अगर एफ ऑर्बिटल में आएगा तो इसका मतलब 3b में जो आखिर के दो कॉलम, आखिर के दो जो रॉज हैं उसके अंदर पूरी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज है, वो एफ ऑर्बिटल में, उनको हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर दो डिवीजन है। तो ग्रुप बी जो है बहरहाल वो आपके कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल तो खाली होता ही है, इनर शेल भी खाली होता है। कैसे? अभी आपका पी ऑर्बिटल, अब आपको ये पता होना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन एस में आता है फिर पी में आता है। वो पूरा आपको मैंने जो बना के दिखाया था, एरो बनाए थे और उसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। आपने तो फर्स्ट 20 एलिमेंट से शिफ्ट किए हैं, उसके आगे मैंने कहा था 30 तक कोशिश करें करने की, लेकिन वो मैंने पढ़ाया नहीं था। लेकिन उसके बाद आपके डी ऑर्बिटल फिल होते हैं। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स अभी डी ऑर्बिटल खाली है, वो एफ ऑर्बिटल में जाके फिल होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मजबूरी है। अगर जगह भर गई है तो जो आपके पास अंदर और बेसमेंट में कमरे, वहां पर भी आप मेहमानों को ठहराएंगे। आपके घर में बहुत सारे लोग आ गए और आपके घर में अंडरग्राउंड कोई आपने अपने लिए सीक्रेट रूम बनाया हुआ था, आप क्या करेंगे? मजबूरी है, अपने कमरे में उनको ठहराएंगे, खुद नीचे बेसमेंट में चले जाएंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे। तो जो अंडरग्राउंड आप जा रहे हैं वो क्या है? एफ ऑर्बिटल। और जो आपका अपना कमरा था वो क्या है? डी ऑर्बिटल। ऑल्दो आपके कमरे में खाली जगह है लेकिन आपने वो किसी और को दे दिया। अब वो वहां पर आराम से एक या दो लोग मजे से आपके कमरे में कब्जा किए हुए, हालांकि 10 लोग आ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने उनको अपना कमरा दिया और खुद बेसमेंट में चले गए। क्यों गए? कि वो और ज्यादा स्पेशियस है, और ज्यादा खुला है, और मजे की बात वो सीक्रेट है, किसी को पता भी नहीं है उसका। उसमें 14 लोग आ सकते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक एलिमेंट कह रहा हूँ, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स मजीद आ सकते हैं। बेशक डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो पहले एफ ऑर्बिटल भी फिल करना चाहिए। तो बहरहाल ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इसके ऊपर हम फिर आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू था। अब इसके बाद मैं आपके यहाँ जो उनकी प्रॉपर्टीज है 1A से लेके 8A तक, वो पहले डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन पहले ही क्लियर कर लें। अब इसके बाद आ जाए अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर। ज़ाहिर है हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया। ग्रुप्स आपके कौन कौन से होते हैं? ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। आपके ग्रुप ए को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। अब ग्रुप वन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ग्रुप ए के सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रुप बी के ऊपर आएंगे। तो अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए के अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको कहा जाता है अल्कली फैमिली या अल्कली मेटल्स। ग्रुप ए, 1A, 1A में अल्कली मेटल्स आते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी ऑल दो 1A में आता है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बकिया एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अल्कली मेटल्स कहलाए जाते हैं। मेटल्स हैं वो। अल्कली वर्ड ये आगे भी बताता हूँ, किताब में ऑल दो मेंशन होगा तो वेल गुड, वरना मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा अपनी किताब में देखेंगे आपको लिखा हुआ है लिथियम फैमिली। 2A में जाएंगे तो बेरिलियम फैमिली। 3A के अंदर बोरॉन फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ये जो आपके हर ग्रुप का पहला एलिमेंट है और आगे कहा हुआ है कि उसकी फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन जो है उसको हम, जितने भी ग्रुप 7A के उनको हम हेलोजेंस कहते हैं। तो हेलोजन फैमिली हो गई।
और जो आपके पास ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। वो कोई फैमिली नहीं, वो नोबल गैसेस हैं। नोबल पहले वर्ड यूज किया था, बाद में उनको इनर्ट गैसेस कहते थे। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये इस्तेमाल की थी मेंडलीव साहब ने, क्योंकि उस जमाने में एलिमेंट्स इतने सारे डिस्कवर हुए नहीं थे। और जब तक एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हो रहे थे तो उनके नाम फौरन से नहीं, ऐसा नहीं कि आज मुझे सोना पड़ा हुआ मिल गया मैं बोलूँ ये तो गोल्ड है इसका नाम ही गोल्ड रख दिया, ऐसा नहीं। वो तो अब हमें पता है कि हम गोल्ड को गोल्ड कहते हैं, लेकिन उस जमाने में लोगों को ये पत्थर मिल रहे थे। पत्थर क्या, चमकीले पत्थर हैं। इसीलिए मुहावरा बन गया था, कहावत बन गई थी, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो हर चमकती चीज आपके पास उस वक्त तो नहीं पता था क्या है, लोग तो शाइनी स्टोन कहते थे। अब शाइनी स्टोन कौन से कलर का, गोल्डन कलर का, और भी शाइनी स्टोन से सिल्वर कलर के। तो ये नाम बाद में रखे गए। तो जब ये नाम नहीं पता थे, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन के बाद आया था आपका जर्मेनियम, तो उस वक्त जर्मेनियम का नाम नहीं डिफाइन किया था, तो उन सबको कहा जाता है ये कार्बन फैमिली है या सिलिकॉन फैमिली है, इस तरह से नाम दिए जाते थे। तो बहरहाल ये जो फैमिली वर्ड यूज किया हुआ है ये मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल से ही निकाल के यहाँ पर रखा गया था। ऑल दो बाद में कुछ के नाम हमने रख दिए, जैसे अल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपके पास लिथियम आएगा, फिर उसके बाद आपका सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और एंड में फ्रेंशियम है। फ्रेंशियम क्योंकि आखिरी एलिमेंट है, मैंने कहा था कि आपके पास जो ग्रुप पीरियड सेवेंथ है, सेवेंथ पीरियड में मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो 1A का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो फ्रेंशियम है। तो ज्यादातर जो आखिरी एलिमेंट है ग्रुप के वो रेडियो एक्टिव होते हैं। बहरहाल ये आपके याद करने सबने कि ये एलिमेंट्स इस ग्रुप में पाए जाते हैं। ऑर्डर में याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किस अरेंजमेंट में एलिमेंट्स आते हैं। तो बहरहाल आपके पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपके ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। दूसरा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सबके साथ। अब यहाँ पे जो आप पॉइंट्स याद करेंगे, कोशिश करेंगे सब में वो पॉइंट्स याद करें जो सिमिलर हैं। अब 2A की बात करूंगा, उसमें पॉइंट क्या होगा, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 3A में क्या होगा, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सबका एक ही पॉइंट हो गया, बस आपने 1 2 3 नंबर बढ़ाने। चलें थर्ड पॉइंट पे आ जाएं। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन बना के देंगे। किताब में टर्म यूज की गई यूनिवैलेंट। जिस तरह आपकी यूनिकॉर्न होता है, अब तो खैर नहीं पाए जाते, लेकिन आपके ये जो कहानियां वगैरह हैं, फिल्में, ड्रामे, वहां पर आपने ये सुना होगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सिंग वाला। तो यूनि का मतलब होता है एक। इसको प्रॉपर टर्म में हम कहते हैं मोनोवैलेंट। केमिस्ट्री की टर्म में प्रॉपर कहा जाता है मोनोवैलेंट। तो आपकी यूनिवैलेंट को आप लिखना चाहें लिखते हैं, अदरवाइज इसको मोनोवैलेंट कर लें। मोनोवैलेंट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आपके पास मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन है। जो आपके 2A के एलिमेंट होंगे यही सेम क्या कहेंगे, डाईवैलेंट। डाई का मतलब दो। 3A के ऊपर आएंगे क्या होगा, ट्राईवैलेंट। ट्राई का मतलब तीन। 4 पे आएंगे टेट्रा। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ग्रुप 1A के यानी कि अल्कली मेटल्स जितने भी हैं दे आर ऑल हाईली रिएक्टिव। कभी आप अगर लिथियम को, सोडियम को या पोटेशियम को पानी में डालें वो फौरन से जलना शुरू हो जाएंगे, धमाका कर देंगे। तो बहरहाल ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, फौरन से रिएक्शन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं कि हाथ में रखेंगे वो हाथ के अंदर जो पसीना आता है उससे रिएक्ट कर जाएंगे। उसमें कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाथ में रखने पे मेल्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं भी हाथ में रख रहे तो आपके पास वो हल्का सा, यानी पानी जितने में बॉईल होता है उससे कम टेम्परेचर में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर। 1A की बात नहीं कर रहा, पूरे ऑल ओवर द पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। लेकिन कंपैरेटिवली जहाँ आयरन की बात करूँ बहुत ज्यादा हाई होता है, वहां पे लिथियम या सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। लो पॉइंट्स हैं इनके। ये सारी पॉइंट्स हो गए। नोट्स के भी साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। नोट्स के अंदर आपको बताया हुआ है ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन का मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
ये कुछ पॉइंट है आपके। और जितने भी ये मेटल्स हैं ज्यादातर सॉफ्ट है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर लें कि आपके पास ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। आप अगर लिथियम को या सोडियम को छुरी से भी काटना चाहेंगे मेटल कट जाएगा। वहीं पे आप अपने घर के दरवाजे को छुरी पकड़ के काटें, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि घर का दरवाजा आयरन से बना है या स्टील से बना हुआ है, तो वो इतने आराम से नहीं कटता, वो हार्ड मेटल है, सॉफ्ट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाए। ग्रुप टू ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एक आपके पास अल्कली है, दूसरा है अल्कलाइन। अल्कली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस का मतलब, अगर मैं लिथियम सोडियम ले लें, चलें, सोडियम को अगर मैं पानी में डालूंगा तो NaOH बन जाएगा। NaOH इज अ बेस। तो आगे जब एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा तब पता चलेगा बेस कैसे बनता है या होता क्या है। तो बहरहाल ये बेस बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। बस इतना याद रखना है, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कलाइन पे आ जाए। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने भी आपके ग्रुप टू ए के एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है। कभी आपने घड़ी के अंदर सेल डाले हो और बाजार से खरीदने गए हो तो आप उसको कहते हैं अल्कलाइन सेल दे दें। अल्कलाइन सेल दे दें का मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो ग्रुप टू ए के अंदर से एलिमेंट होना चाहिए। आइदर मैग्नीशियम, आइदर क्या मैग्नीशियम ही ज्यादातर होता है। तो अल्कलाइन सेल का मतलब वहां पर ग्रुप टू ए के एलिमेंट्स होंगे। अल्कली सेल का मतलब लिथियम सेल, जो आजकल बहुत ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो अल्कली सेल वो होते हैं। बहरहाल ये आपके टॉपिक का नहीं है, एक सिंपल बता रहा हूँ कि नॉर्मल हम जो दुकान में परचेज करते हैं सेल, उसमें ये टर्म्स यूज करते हैं। तो ग्रुप टू ए के एलिमेंट्स या तो बेरिलियम फैमिली है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? बेरिलियम फैमिली, पहला ही याद हो गया बेरिलियम। और शुरू के 20 याद करवाएं तो शुरू के 2 या 3 तो याद ही होने चाहिए। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम आता है, बैरियम आता है, रेडियम आता है। क्योंकि रेडियम, आपके अगर काउंट करें रेडियम तक 6 एलिमेंट्स हैं, तो आपके ग्रुप टू ए के अंदर भी 6 एलिमेंट्स ही आते हैं या पाए जाते हैं। तो बहरहाल आपके पास जो रेडियम है वो भी रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि सेवेंथ पीरियड में पाया जाता है। तो आपके जितने भी सेवेंथ पीरियड में ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, तो रेडियम इज ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव। और कुछ ट्रेसेस इस्लामाबाद की साइड में रेडियम के पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ज्यादातर जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं उनको कैंसर हो जाता है। अगर किसी को कैंसर है, अगर कोई जानता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग इस्लामाबाद में जो रहते हैं वो बीमार ज्यादा जल्दी होते हैं या उनकी एज कम हो जाती है। वजह उसकी है कि वहां पर रेडियम पाया जाता है। ये डिस्कवरी रिसेंट मेरे ख्याल से 1-2 साल ही हुए हैं, दो भी नहीं, 1 साल हुआ होगा। तो आपके जो रेडियम है वो पाया जाता है। एंड रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने भी हैं बहुत खतरनाक होते हैं, उनमें से कंटिन्यूसली रेज रेडियो एक्टिव डिके होता है। एनीवेज आगे आ जाएं। दूसरा पॉइंट तो मैंने बता दिया, हर में चेंज होता रहेगा हर पॉइंट में। देयर वैलेंस शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में आएंगे देयर वैलेंस शेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा पॉइंट वही सेम चल गया। ऑन रिएक्शन ये लूज कर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये डाई वैलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे +2 वैलेंसी आ जाएगी। मतलब क्या है? इन्होंने पॉजिटिव आयन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन जो भी देगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बनाएगा और डाईवैलेंट कहलाएगा। डाई का मतलब 2। नेक्स्ट आपका है ऑन रिएक्शन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। दे शो इररेगुलर डेंसिटीज। इनकी जो डेंसिटी है इररेगुलर होती है। इररेगुलर का मतलब थर्ड पीरियड के एलिमेंट की कुछ और होगी, हो सकता है कम हो। फिफ्थ पीरियड के आपकी हो सकता है ज्यादा हो, या फिफ्थ पीरियड की कम हो, फोर्थ पीरियड की ज्यादा हो। इररेगुलर है, इररेगुलर डेंसिटी है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट वैसे आप लोगों को पता है या नहीं, मैंने नहीं बताया, मैं वैसे ही बताता हूँ। डेंसिटी कहते हैं एक फिक्स क्वांटिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, और उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं 1 लीटर की बोतल में पानी डालूंगा तो उसका जो मास है, अगर वो 1 किलोग्राम आ रहा है, तो पानी की डेंसिटी 1/1 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या पर लीटर होगी, जो भी है डिपेंड करता है। तो आपकी डेंसिटी हर सब्सटेंस की फिक्स होती है। चाहे आप पानी एक कतरा लें या पूरा आप जग भर के या पूरे घर का टैंक भर के लें, उस सबकी जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। तो ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, आगे कभी टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल दे शो इरेगुलर डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इरेगुलर होता है, फिक्स नहीं होता।
इरेगुलर का मतलब कहीं पे भी उसके आसपास जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वो आ जाता है। तो ये आपके किताब के पॉइंट्स हैं। नोट्स में अगर कोई एक आध पॉइंट इजाफी है तो मैं बता रहा हूँ। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक। ये आपके एसिड और बेस से रिलेट कर रहा है टॉपिक, लेकिन बहरहाल जितने भी आपके इनके ऑक्साइड रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनता है या इनका हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है जिसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वो स्ट्रांगली बेसिक होता है और उस वजह से ये कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये वजह बता दी। समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एसिड बेस जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ऑक्साइड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो पता होना चाहिए। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन ले ले ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोक्साइड OH जिसके ऊपर -1 ये वाला आयन हो। तो ये दोनों आपने एनाइंस याद किए हुए। जो यहाँ बेसिक वर्ड यूज किया है स्ट्रांगली बेसिक, ये बेस क्या होती है वो जब एसिड बेस पढ़ेंगे तब आपको डिटेल पता चल जाएगी। बहरहाल ये सारी ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज हैं। अब जल्दी जल्दी आते हैं ग्रुप 3A के ऊपर। ग्रुप 3A कहलाता है बोरॉन फैमिली। सबसे पहला बोरॉन है, फिर एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम एंड थाइलियम। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये याद करने। नाम और सिंबल, कोई एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं, सीरीज में याद करें। दूसरा पॉइंट सबका सेम है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इधर है। नेक्स्ट, जब ये रिएक्शन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेंगे और ट्राई वैलेंट पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ट्राई वैलेंट, ट्राई 3 को कहते हैं। तो +3 इनकी वैलेंसी आएगी एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन के अलावा। बोरॉन ऑल दो तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है लेकिन ये कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले। क्यों कोशिश करता है? क्योंकि जो आपका बोरॉन है इट इज अ मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या है वो क्लियर होना चाहिए। मेटलॉइड कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो मेटल की तरह भी बिहेव करे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करे। अब छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है अभी 1-2 महीने का है, पेरेंट्स क्या करते हैं उसके लिए लड़कियों वाले खिलौने भी या लड़कियों वाले कपड़े भी ले आएंगे, लड़कों वाले भी कपड़े ले आएंगे। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? अब इस उम्र में आपको अगर लड़के हैं तो लड़कियों के कपड़े पहना दे, लड़कियां हैं तो लड़कों के कपड़े पहना दे, क्या होगा? घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। शर्म से आपके सारे जो जितने भी मामला आते हैं वो खराब हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया? अब डिस्क्रिमिनेशन आ गई। अब आपको अपने लिहाज से चीजें चाहिए। तो मेटल है तो वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, नॉन मेटल है तो इट विल एक्ट लाइक अ नॉन मेटल। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे मासूम होते हैं जो कि दोनों कहते हैं कोई बात नहीं, मेटल की तरह बिहेव करना है चले आए मेटल की तरह कर लेते हैं, नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं कोई बात नहीं, जहाँ जिस तरफ काफिला जा रहा है वहां पर हम चले जाएंगे। जहाँ सारे लोग भाग रहे हैं हम भी भाग लेंगे। पता चला सारे लोग जो है दरिया में स्विमिंग करने जा रहे हैं, सारे एथलीट्स थे, आप भी वहां पे स्विमिंग करने चले गए। वो सारे तो एथलीट्स थे, वो स्विमिंग करते रहते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। आप बेचारे डूब के नीचे जाने के बजाय ऊपर चले जाएंगे। तो बहरहाल आपका जो बेरिलियम बेरिलियम कह रहा हूँ बोरॉन है, इट इज अ मेटलॉइड। और मेटलॉइड क्या है? वो सब्सटेंसेस जिनके पास दोनों नेचर होती हैं, वो दोनों तरह बिहेव करते हैं, मेटल की तरह भी नॉन मेटल की तरह भी। तो इस वजह से क्योंकि आपके ग्रुप 3A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम बेरिलियम बार बार कह रहा हूँ, बोरॉन की जितनी भी फैमिली है, बोरॉन के अलावा सारे के सारे मेटल्स हैं। तो बोरॉन इटसेल्फ मेटलॉइड है। तो वो लाजमी नहीं है हर दफा +3 ही वैलेंसी शो करे, वो 5 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है कभी कभार। तो इस वजह से आपके पास बोरॉन डिफरेंटली एक्ट करता है और हमेशा ट्राई वैलेंट नहीं बनाता, हमेशा ट्राई वैलेंट नहीं बनाता, लेकिन अक्सर ट्राई वैलेंट पॉजिटिव आयन ही बना रहा होता है। बहरहाल ये आपके पास ग्रुप 3 के मैंने पॉइंट्स बता दिए। किताब के नोट्स के भी जल्दी से देख लेना, नोट्स में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा पॉइंट है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब जो मेटल है आपका एक कैरेक्टर है, ठीक है। हर बच्चे का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपनी एक नेचर होती है। जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उम्र के साथ साथ वो कैरेक्टर आपका डेवलप होता है और पुख्ता होता जाता है, परमानेंट होता जाता है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे नीचे ग्रुप में जाएंगे, आपने यहाँ पर है बोरॉन इधर से शुरू किया, फिर बोरॉन के बाद आप और नीचे एल्युमिनियम पे आए और नीचे आए, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, जैसे वैसे एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता है।
एक छोटा सा बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक बच्चा है छोटा सा, अभी वो 4-5 किलो का है, अगर जब वो 10-15 साल बाद देखेंगे तो 4-5 किलो का तो नहीं रहेगा। अभी अगर वो छोटा सा बच्चा आपके 4-5 साल का गोद में आ सकता है, तो 15-20 साल बाद वो गोद में उठाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा उसको। फिर 10-12 लोग, 10-12 तो खैर ज्यादा हो गए, 2-3 लोग या 4-5 लोग मिलकर उठाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, आपका एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। एटॉमिक वॉल्यूम के साथ साथ एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। बहरहाल ये आपके पॉइंट से 3 तक के। अब 4A पे आ जाएं। 4A के ऊपर अगर हम बात करें, ग्रुप 4A की, जिसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं, तो कार्बन फैमिली क्या है? आपके कार्बन में सबसे पहले तो कार्बन है, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, फिर टिन और लेड। ये सारे आपको नाम याद होंगे अब तक। तो ये आपके ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स है वो आ गए। ये पहला पॉइंट। सब में ये नाम तो याद करने, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या? वैलेंस शेल में इनके अब कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा और चौथा आप अपना जो भी पॉइंट है चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इनके पास जो आपके जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 3 एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगले चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, वो अगली दफा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। दोबारा ये अभी याद कर लें, बाद में खुद क्लियर हो जाएगा। ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा टिन और लेड, ये आपकी क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो आपकी 2 और 4 वेरिएबल वैलेंसी है। टिन और लेड ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं, वेरिएबल शो करते हैं, ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन की तरह बिहेव करते हैं। तो ट्रांजिशन की क्या है प्रॉपर्टी? वेरिएबल वैलेंसी है। इनके पास भी वेरिएबल वैलेंसी है, तो ये 2 और 4 दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कार्बन आपका नॉन मेटल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आपके मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स का मतलब मेटल की तरह भी, नॉन मेटल की तरह भी। कार्बन आपका नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, और टिन और लेड ये आपके मेटल्स हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। ये तो आपकी किताब की प्रॉपर्टीज आ गई। अब नोट्स भी देख लेते हैं, नोट्स के अंदर भी यही सारी प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। बहरहाल इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है नोट्स के अंदर जो मैंने मिस कर दिया हो। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, ग्रुप 4 के बाद ग्रुप 5। ग्रुप 5 को आप कह रहे हैं, ये 4 था, अब 5 पे आ जाएं। 5 को आप कह रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। जो ग्रुप्स हैं, दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, जो भी नंबर है, दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। जो भी आउटर मोस्ट शेल है, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5A का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो कि इस ग्रुप में पाए जाते हैं। दे शो लार्ज वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज। जैसे जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा। क्यों वेरिएशन आएगा? क्योंकि आपके पास जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो एक जैसे बिहेव नहीं करते। नॉन मेटल्स के अंदर वेरिएशन आता है। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। अभी एलोट्रोपिक फॉर्म क्या भला आ गई? अभी क्या अजीब सी चीज आपको पढ़ानी पड़ गई? एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है वो समझ लें। जिस तरह कार्बन है, कार्बन आपने कोयले की फॉर्म में भी देखा है, सस्ता मिल जाता है। दूसरी फॉर्म ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल के अंदर जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। सस्ती क्वालिटी, इसलिए पेंसिल सस्ती मिल जाती है, वरना ग्रेफाइट बहुत महंगे भी मिलते हैं। और कार्बन आपने डायमंड की फॉर्म में भी देखा है। अगर आपकी अम्मी के पास डायमंड का कोई भी नेकलेस या रिंग वगैरह कोई भी ज्वेलरी आइटम है, एक दफा उनसे सिर्फ इतना कह दें कि मुझे हाथ में दे दें और वो गिरा दें, बेशक बेड पे ही क्यों ना गिरा दें, आपकी अम्मी ने आपको उस दिन जो सजा देनी है वो फिर आपने मुझे आके बतानी है कि क्या हुआ। और फर्श पे गिराने पर तो उस दिन लाजमी है कि आप भूखे सोएंगे, क्योंकि सबसे महंगा जो आपके पास फॉर्म ऑफ कार्बन है वो डायमंड है अभी फिलहाल। इससे और भी ज्यादा महंगी चीज है, लेकिन फॉर्म ऑफ कार्बन की बात हो रही है। सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड है। अब हैं तीनों कार्बन, तीनों को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं होगा जो डायमंड को कोयले की जगह जलाए। बारबेक्यू कर रहे हैं, डायमंड नीचे डाल के और उसमें आग लगा दी, और कोयले कोयले खत्म हो गए थे, चलें डायमंड से अपना बारबेक्यू करते हैं। खाना ज्यादा है ना, कोयले कोयले अगर खत्म हो गए तो डायमंड थोड़ी खाएंगे।
तो तीनों को जलाएंगे, तीनों जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आपके पास कार्बन अलग है यानी डायमंड अलग है, डायमंड के बाद ग्रेफाइट अलग है, और इसके अलावा जो कोयला है कोल वो अलग है। तीनों अलग हैं लेकिन तीनों क्या है, कार्बन है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपनी अपेरेंटली, अब जो उनकी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल फॉर्म है वो डिफरेंट है, लेकिन केमिकल फॉर्म उनकी सेम है, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एलोट्रोप्स, और ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब ये जब आपको क्लियर हो गया तो इसके बाद जो पॉइंट था उस पे आ जाएं कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। तो जितने भी हैं नाइट्रोजन के अलावा सारे के सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी और भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। यहां तक किसी हुई कंफ्यूजन? अब इसके आगे ग्रुप 6A है। ग्रुप 6A क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में भी ऑक्सीजन, सल्फर, फिर उसके बाद सेलेनियम, पेलरम और पोलोनियम, ये आपके एलिमेंट्स हैं जिनके नाम और सिंबल लिखे हुए हैं। इनका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारी चीजें आपके सब में एक ही पॉइंट सेम चल रहा है। जितने भी एलिमेंट्स ये पाए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर सबकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब, ऑक्सीजन की मिसाल दूं, ऑक्सीजन आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है, ऑक्सीजन आपके पास ओजोन भी है, O3 जिसका आपका फॉर्मूला है, तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसके अलावा ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स हैं, पोलोनियम आपका मेटल है, और बकिया जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट आपके, अब मैं किताब के पहले कह रहा हूँ, फिर उसके जो नोट्स के अंदर इजाफी होंगे वो आप खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास 7A। 7A क्या है? हैलोजेंस। हैलोजेंस हम इनको कहते हैं, हैलोजन फैमिली। स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये है एस्टेटीन, एस्टेटाइन बोले या टीन बोले, जो भी आप बोले, बहरहाल ये आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ गए। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी वैलेंस शेल हैं, इसके वैलेंस शेल में जितने भी आपके एलिमेंट्स के वैलेंस शेल हैं उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल एक ही बात है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सेप्ट आर्सेनिक, आर्सेनिक मेटल है, एक्सेप्ट दैट ऑल आर नॉन मेटल्स। और फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। ये प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द एलिमेंट्स, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आपका जो ग्रुप है वो 8A है। ग्रुप 8A के अंदर जितने भी गैसेस हैं वो सारी इनर्ट या नोबल गैसेस हैं, यानी कि अब आपको ये भी याद करने, हीलियम, हीलियम, फिर उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे स्टेबल नोबल गैसेस हैं। इसके अलावा इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, अब यहाँ वैलेंस शेल का वर्ड यूज नहीं होगा, आउटर मोस्ट शेल है, अगर यहाँ पर किताब में बैलेंस लिखा है इसको आप आउटर मोस्ट करेंगे। जो इनका आउटर मोस्ट शेल है इट इज कंप्लीट, और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हीलियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो बाकी सारे उनमें 8 पाए जाते हैं। यहां तक आपके पास जितना भी काम था वो है ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमने लिख दिए। अब ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी है। ग्रुप बी मैंने आपको बताया कि आपके 1 से लेके 8B तक है, और स्टार्ट 3B से होता है। 8B के 3 कॉलम्स हैं, उसके बाद 1B और 2B आता है। इस ग्रुप बी के अंदर, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप कहते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मोस्टली मेटल्स हैं, मोस्टली। और जितने भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आपके पास टिन और लेड वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, उसी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपनी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और इनके जितने भी वैलेंस शेल हैं या आउटर मोस्ट शेल हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। तो इनके जितने भी वैलेंस शेल हैं या आउटर मोस्ट शेल वो इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, और इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मैंने आपके अब नोट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स पढ़ाए थे, ये पीछे सारे टॉपिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ, अब आपको पता होना चाहिए। इसके नीचे एक सीरीज पूरी है जो ग्रुप 3B में आती है। जो 6th पीरियड के अंदर है उनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, और जो 7th पीरियड में आता है उसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, 14 6th पीरियड में, 14 7th पीरियड में।
तो अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं, ये सारे आपके कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इन सीरीज के अलावा बाहर जितने भी हैं वो सारे कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह में बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भी आना है, तो वहां पर और डिटेल में पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। बहरहाल यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा किताब के अंदर, ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए वो डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन जो ग्रुप बी है उसकी डिटेल आपको ना तो पढ़नी है, ना वो किताब में बताई है, ना ही इस लेवल पे अभी जरूरत है, क्योंकि ग्रुप बी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है। इस लेवल पे 9 क्लास में इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा आज का टॉपिक था, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अब मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है, आपको सिंपल इंट्रोडक्शन जैसे इसका बताया, जो पढ़ाया वो याद करना है। फिर उसके बाद जब आप इनकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो हर ग्रुप की सिर्फ तीन तीन प्रॉपर्टीज याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी उनके एलिमेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरी प्रॉपर्टी कोई भी एक अपनी मर्जी से याद कर लें। जब भी एग्जाम में आएगा ये टॉपिक या टेस्ट में यहाँ मैं पूछूंगा तो आपको सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज लिखनी है फॉर ईच ग्रुप। तो ये सिंपल सा आज का टॉपिक था। इधर तक किसी को ही कंफ्यूजन?